नमस्कार साथियों, हेल्थ साइंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू है, इनको अपन डिटेल से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज इन द मेल। मेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है। यदि आपने सालिज मेथड से हीमोग्लोबिन कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था कि किस में कितनी रेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर लिखा था चाइल्ड, फिर फीमेल, मेल और न्यूबॉर्न, इस टाइप से लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट किया था अपने 11, 12, 13, 14, 14 के बाद में यहाँ ऊपर आना है, यहाँ पे 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होगी। यानी चाइल्ड के अंदर 11 से 15 होता है, फीमेल में 12 से 16, मेल में 13 से 17, न्यू बॉर्न में 14 से 18। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 गिनती लिखनी है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है मेल का, तो ये तीसरा वाला हो गया। ठीक है, 13 से 17, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्टेन आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगिंग ब्लड इन द रेड केप वाइल। ब्लड को रेड केप वाइल के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये रेड केप की वाइल है, इसके अंदर आपने ब्लड लिया, ठीक है, इसको क्लॉट होने दिया और उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो नीचे तो जो आरबीसी पार्ट है, जो सेल्स पार्ट है, वो बैठ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, इसका लिक्विड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिक्विड पार्ट आपको मिलेगा, वो क्या चीज़ होगी। ठीक है, इसको अपन समझने की पहली कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा किसे कहेंगे अपन, प्लाज्मा कहेंगे सीरम, ठीक है, प्लस क्लोटिंग फैक्टर। यानी सीरम और उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर दोनों को मिक्स करके अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड केप के अंदर क्या ब्लड क्लोट हो रहा है। क्लोट हो रहा है तो जो क्लोटिंग फैक्टर है वो काम आ रहे हैं, यानी इसमें से माइनस हो जाएंगे। यानी अगर आपको प्लाज्मा है, इसमें से आप क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सीरम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीरम। ठीक है, और इसको याद रखने का सिंपल सी ट्रिक है, शेर। ठीक है, शेर याद रखो, या इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखो, शेर। सीरम है वो रेड केप के अंदर आती है, जबकि जो एंटीकोगुलेंट डाले हुए थे, जो वाइल्स होती है, उसके अंदर प्लाज्मा आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीरम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द यूरिन। यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल की शेप कैसी होती है। ठीक है, ये यूरिक एसिड है, तो इसकी जो शेप दिख रही है अपन को, ये किस टाइप की है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यदि आपने यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने एक ट्रिक से बताया था कि कौन सा क्रिस्टल है वो किस शेप का दिखता है, किस कलर का होता है। देखो आप ट्रिक याद करो, ट्रिक इस तरह से बताई थी मैंने। गुड्डी कलरलेस जींस वाली सिस्टर को पत्र या लिफाफा लिखती है, और कल रात को कोना तोड़ दिया कार का डंबल से। ठीक है, अलका कुतरी ने। इसके अंदर गुड्डी वाला याद करो, देखो, ठीक है, GUDIYA। ठीक है, गुडिया या गुड्डी। ठीक है, तो जी से आपको याद हो गया गाउट, यू से आपको याद रखना है यूरिक एसिड, डी से याद रखना आपको डायमंड शेप, और ये से येलो कलर का। यानी गाउट के अंदर यूरिक एसिड के दो क्रिस्टल बनते हैं, वो होते हैं, वो डायमंड शेप के होते हैं और येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूरिक एसिड पूछा है, ये इसकी बीमारी है, ये इसकी शेप और ये इसका कलर दे रखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायमंड वाला, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालने पर क्या होगा। देखो 3 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये 3 अपन गिलास लिए, इसमें अपन 3 सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका हाइपरटोनिक, ठीक है, दूसरा हो गया आपका हाइपो, एक हो गया आपका आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या है, 0.9% NaCl। ठीक है, 0.9% NaCl।
यानी 1000 ml के अंदर अगर 9 ग्राम अपन नमक मिला दें और जिससे अपन जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अपन आइसोटोनिक, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कोई अगर नमक है किसी पानी में तो उसको बोलेंगे अपन हाइपर, ठीक है, हाइपर बोलेंगे। और इससे कम है उसको बोलेंगे अपन हाइपो, यानी 0.9 से कंपैरिजन करना है अपन को, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी का जो सॉल्यूशन होता है उसमें 0.9% होता है, यानी आइसोटोनिक होती है वो, ठीक है। उसके अंदर न तो पानी बाहर जाता है न ही अंदर आता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया ये 0.9 है, इससे कम है, 0.5, 0.4, 0.2 कितना भी हो ये है, ठीक है, हाइपो। अब इसके अंदर अपना आरबीसी रखी। इसका नियम क्या होता है, पानी किधर जाता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पा और नी, ठीक है, ये पानी किधर जाता है, पानी इधर जाता है नमक की तरफ। जिधर ज़्यादा नमक होगा उधर पानी जाएगा, ठीक है। अब आप किस में डाल रहे हो, हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक का मतलब यहाँ पर तो है 0.9% आरबीसी में, बाहर होगा वो इन 4 होगा, कुछ भी होगा। तो पानी किधर जाएगा, जिधर ज़्यादा नमक है, नमक इधर आरबीसी के अंदर है 0.9 है, और हाइपोटोनिक में कम है, तो पानी अंदर घुसेगा। और अंदर घुसने से क्या है, अंदर घुसने से क्या होगा, ये फूलेगी, फूलने के बाद में रेप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो आरबीसी के अंदर कितना नमक होता है, 0.9%, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा नमक है तो इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, और कम नमक है तो हाइपोटोनिक बोलेंगे। पानी हमेशा इस तरह से याद रखना, पा और नी, ठीक है। पानी नमक की तरफ जाता है, पानी जहाँ ज़्यादा नमक होगा। हाइपोटोनिक का मतलब है जो सॉल्यूशन है उसके अंदर नमक कम है और आरबीसी के अंदर ज़्यादा है। आज ज़्यादा का मतलब 0.9% है, उससे कम होगा उसमें, तो पानी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अंदर जाने से क्या होगा, फूलेगी, फूलने के बाद में फ्रस्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। समझा रखा है इसमें, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, पानी अंदर घुस रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाइपरटोनिक के अंदर क्या है, पानी बाहर आ जाएगा इससे, ठीक है। क्योंकि अंदर कितना है, यहाँ पर है 0.9%, ठीक है। और बाहर कितना है, 10 होगा, 11 होगा, जितने 1 ग्राम भी हो सकता है, ज़्यादा है कुल मिला के। तो पानी हमेशा किधर जाता है, पा और नी, नमक की तरफ जाएगा। पानी किधर जाएगा, नमक की तरफ। नमक किधर है, इधर ज़्यादा है, तो ये पानी बाहर से निकल जाएगा, इसमें सिकुड़ जाएगी। तो हाइपरटोनिक में सिकुड़ जाएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर पानी अंदर जाएगा तो फूल जाएगी, ठीक है, रेप्चर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डोनर क्राइटेरिया, ठीक है। निम्न में से डोनर क्राइटेरिया में शामिल नहीं है। डोनर क्राइटेरिया का आपने वीडियो देख रखा है, तो उसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। डोनर का वेट हो रहा है क्योंकि डोनर को क्राइटेरिया चेक हो रहा है, ठीक है। डोनर का वेट हो रहा है, ठीक है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, किस लिए, कि उसका क्राइटेरिया चेक करा। तो यहाँ पर वेट से मैंने ट्रिक बताई थी। वेट देखते हैं, एज देखते हैं, इंटरवल, यानी एक बार ब्लड देने के बाद में दूसरी बार कितने दिन, 90 दिन का बताया था मैंने, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं 12 ग्राम से ज़्यादा, ऑक्यूपेशन देखते हैं, कौन सा बिजनेस को, ड्राइवर वगैरह तो नहीं है, रिस्क डिजिक एचआई वगैरह अपन चेक करते हैं, हैबिट चेक करते हैं, तंबाकू एल्कोहल वगैरह नहीं ले रखे हैं, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने वेट ऑप्शन है, एज है और हीमोग्लोबिन है, तो इसका 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 4th वाला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, एक्टिव फीवर को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टीएलसी डिक्रीज इन विच कंडीशन, टीएलसी डिक्रीज कब होती है, ठीक। तो इसके अंदर देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये मेन टीएलसी का मेन मुख्य होता है। ल्यूकेमिया के अंदर तो 50,000 से ऊपर चली जाती है, ठीक है। एलर्जी के अंदर भी बढ़ जाती है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर डिक्रीज होती है, बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, ल्यूकेमिया इनके अंदर बढ़ जाती है। इन मेजर क्रॉस वाट टेकन फ्रॉम द डोनर, मेजर क्रॉस लगाते हैं अपन ब्लड का, ठीक है। किसी को ब्लड देना होता है तो अपन एक टेस्ट लगाते हैं, क्रॉस मैच। इसके अंदर डोनर का क्या लेते हैं अपन, ठीक है, डोनर का क्या लेते हैं। तो मैंने बताया था ये वाइल होती है 2, ठीक है, 2 वाइल के अंदर 2 सैंपल लिए जाते हैं। ये पेशेंट का है, ठीक है, ये किसका है, पेशेंट का है, और ये डोनर का, देने वाले का सैंपल लिया। अब इसके अंदर मेजर के अंदर
अपन क्या लेते हैं, इसको घुमाया, नीचे आरबीसी बैठ गई, ऊपर क्या आ गया, प्लाज्मा आ गया। इसमें भी आरबीसी नीचे बैठ गई, ऊपर प्लाज्मा आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, देखो आपको ट्रिक याद हो तो डॉक्टर मेजर पैसे लेते हैं, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, याद हो तो। ठीक है, तो डॉक्टर से क्या याद रखना है, डोनर की तो आरबीसी लेते हैं, तो डोनर कौन सा, ये इसकी तो लेते हैं अपन आरबीसी। मेजर टेस्ट हो गया। पी से पेशेंट की क्या लेते हैं, सीरम। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन इरिथ्रोपोसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोसिस का सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, इरिथ्रोपोसिस किसे कहते हैं, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोसिस। तो इसका लास्ट का इनसे क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है मैच्योर्ड आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी बनती है सबके लास्ट में। इसको भी मैंने एक ट्रिक से बताया था कौन कौन से प्रमुख स्टेप है। ठीक है, देखो ये बताया था, एसी पर प्रॉपर नॉर्मल रहती है आरबीसी, यानी अगर एसी के अंदर रखते हैं, इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो आरबीसी की जो आरबीसी का जो गुण है वो नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से बताया था मैंने कि एसी पर प्रॉपर नॉर्मल रहती है आरबीसी। तो सबसे पहले एससी से आपको स्टेम सेल याद रखना बताया था, पर से आपको प्रोजेनिटर सेल, प्रोपर से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मल से नॉर्मोब्लास्ट, रेती से रेटिकुलोसाइट, और लास्ट के अंदर आरबीसी बनती है। ठीक है, तो मैच्योर्ड आरबीसी सबसे लास्ट स्टेप हो गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, मैच्योर्ड आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी काउंट इन मेजर इन विच यूनिट। ठीक है, आरबीसी काउंट को किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो, देखो प्रतिशत दे रखा है, नीचे से चलते हैं, प्रतिशत किस में देखते हैं, पीसी पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मली कितना होता है, 45%। mg पर DL ये किस में देखते हैं अपन, शुगर के अंदर। ग्राम पर DL ये अपने HB के अंदर देखते हैं। तो आरबीसी किस में देखते हैं, मिलियन पर mmQ। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इन नॉट प्रेजेंट इन सीरम। सीरम के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, हार्मोन, फाइब्रोनोजन। ठीक है, सीरम किसे बोलते हैं, अभी पहला क्वेश्चन में बताया था, प्लाज्मा बराबर होता है सीरम प्लस क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, जब ये क्लोट होगा तो ये क्लोटिंग फैक्टर कम आ जाएगा, तो सीरम बराबर क्या हो जाएगा, सीरम बराबर हो जाएगा प्लाज्मा से क्या निकल जाएगा, क्लोटिंग। ठीक है, उसको हम सीरम बोलेंगे। तो क्लोटिंग कौन सा हो गया इसमें, देखो क्लोटिंग फाइब्रोनोजन, ये क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो सीरम के अंदर क्या नहीं होगा, फाइब्रोनोजन होगा, बाकी सब होंगे इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, हार्मोन, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन क्या काम करता है, एक्टिवेट होता है, ये क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, इसके कारण ही ब्लड क्लोट होता है। तो इसमें से अपन क्या निकाल देंगे, क्लोटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो बचेगा क्या, सीरम। ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर सीरम प्लाज्मा से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दिखा रखा भी, ये भी देख लो आपने। ठीक है, ये ब्लड को अपन ने घुमाया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किया, तो नीचे तो आ गया आरबीसी, ऊपर ये बप्पी कोट है, इसके अंदर क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होती है यहाँ पे, और ऊपर का होता है, इसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा। ठीक है, जिस एंटीकोगुलेंट के अंदर लेते हैं, EDTA वगैरह हम लेते हैं तब आता है ये। ठीक है, और ये प्लाज्मा है, वाटर है, आइंस है, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट वगैरह, गैसेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।